नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करें आम आदमी पार्टी की, जो जिंद में इस समय तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल हैं। जिंद में चल रही यह यात्रा करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसे हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। जरूरी है और यात्रा में आना जरूरी है। हर भारतीय को आना जरूरी है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए। पीछे मैं देख रहा था, पीछे जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। ये तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला कर रहा है, कुछ ना कुछ तो अजब गजब हो रहा है। भगवान कोई ना कोई ड्यूटी तो लगाएगा हराने वालों की। पहले पंजाब ने, दिल्ली ने करके दिखाया। देखो, मैं पंजाबी च कह देना, दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, जाग दा एक चमचा चाहिए हुंदा। वीरो, दिल्ली ने जाग दा चमचा दिता, पंजाब च दही जमा लिया। हुण पूरे देश के विच ईमानदारी वाला दही जमाना। बस जे पंजाब च बिजली मुफ्त हो सकती है, लगभग 88% घरों जे पंजाब च बिजली का बिल नहीं आ सकता, तो फिर हरियाणा च भी हो सकती है। जे पंजाब च नौकरियां दित्तियां जा सकती ने, हरियाणा च भी दित्तियां जा सकती ने। जे पंजाब ते दिल्ली च मुहल्ला क्लीनिक, आम आदमी क्लीनिक खुल सकते हैं, इत्थे भी खुल सकते हैं। पर वीरो, इच्छा शक्ति ते चंगे ईमानदार बंदे नहीं मिलते। थानू अरविंद केजरीवाल, मैं तो जदों भी इत्थों दी लंघदा, दिल्ली नूं जाण वेले मेरा रास्ता पैंदा है, ये धरती है जिन्हें अरविंद केजरीवाल पैदा किया। इसका शिवानी है नाल ही कहानी दे। तो इस करके आपां बहुत किस्मत वाले हाँ ते आपां हुण इक्को ही फैसला करिए कि आने वाले दिनों दे विच भावें लोक सभा, भावें राज सभा, भावें विधान सभा, भावें पंचायत, जो मर्जी इलैक्शन होवे, चोण निशान इक्को ही होगा, जिहड़ा सफाई करदा है, झाड़ू। दोनों हाथ ऊपर चक के साडा हौसला बढ़ा दो। इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं बेनती करूंगा दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नूं कि वो अपने हरियाणा दे विच आए ने तो अपने लोकां नाल अपने दिल के विचार साझे करें। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज आपका जोश देख के मजा आ गया। इतने लोग। आप जो यहाँ, आपको पीछे का नहीं दिख रहा, पीछे जहां तक नजर जा रही है, जहां तक तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। हमें अपने को सबको मिलके इस तिरंगे की लाज रखनी है। इन सारी पार्टियों ने मिलके देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हरियाणा में आया आज। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, तो हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पे सारी रिश्तेदारियां, आप में से कई लोग मेरे चाचे, कोई ताऊ, कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई भाई, कोई चचेरा भाई, कोई ममेरा भाई, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, इन्होंने अब 25 साल से कांग्रेस का राज है, 9 साल से बीजेपी का राज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक काम बता दो जो इन पार्टियों ने अच्छा कराओ। एक काम बता दो जी, कोई कांग्रेसियों ने अच्छा कराओ। एक काम बता दो जो कोई बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने अच्छा कराओ। कोई स्कूल अच्छे बना दियो, कोई सड़कें बना दियो, आपके गांव में कोई अच्छा इंतजाम, पानी का इंतजाम, कोई सिंचाई का इंतजाम कराओ। आपके बच्चों को नौकरी दियो, कोई अस्पताल बना दियो, तो फिर क्यों वोट देते हो इनको? अभी तक मजबूरी थी, क्या करें। एक बार कांग्रेस से गुस्सा आता था, बीजेपी को दे देते थे, बीजेपी से गुस्सा आता था, कांग्रेस को दे देते थे।
अब मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो कोई नेता आपको आके नहीं कहता, कोई पार्टी नहीं कहती। मेरे को एक मौका दो, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। तो आप सुन रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो इस समय हरियाणा में के जिंद में एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये हरियाणा की चुनावी राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी का शंखनाद है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शूटआउट मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी गठित की है। इस एसआईटी में एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, जेसीपी क्राइम लखनऊ एन चौधरी और अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार शामिल हैं। 1 हफ्ते में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए एसआईटी को कहा गया है। इस बीच लखनऊ बार एसोसिएशन ने लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपनी मांगों को लेकर वकील आज हड़ताल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल लखनऊ में कोर्ट रूम के बाहर एक गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक हमलावर वकील के कपड़ों में आया था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ जारी है। इसके साथ ही एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि कैसे कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग कर गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। और लखनऊ कोर्ट में कल शूटआउट के दौरान कई लोग घायल हुए थे। उन घायलों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अस्पताल का दौरा किया। इस शूटआउट में एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और इस हत्याकांड को लेकर विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत, सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की है मांग। तो एक और हत्या पुलिस की सुरक्षा के बीच और उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के कई सवाल खड़े हो गए। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील, शरद प्रधान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही आलोक बी लाल साहब हैं, पूर्व डीजीपी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पुलिस की सुरक्षा के बीच में ही एक अपराधी को अदालत में लाया जाता है और वहां पर अदालत परिसर में ही कोर्ट रूम के बाहर उसकी हत्या कर दी जाती है? ये पुलिस की ढीली व्यवस्था का एक उदाहरण है। मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरह से पुलिस के साथ घिरा हुआ एक व्यक्ति इस प्रकार से मारा जाए दिन दहाड़े अदालत के अंदर। मुझे बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक घटना लगती है ये। जी, तो क्या कर सकती थी पुलिस ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो? क्योंकि ये पहली बार नहीं, ये भी हाल ही में हमने देखा कि प्रयागराज में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जब रिपोर्टर बन के आए थे बदमाश और उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो उस गलती से आप सीखिए और दोबारा वैसी गलती नहीं होने दीजिए। हम लोगों ने, आपने बताया प्रयागराज का मसला देखा था, उस पर काफी सवालात उठे कि जब आदमी पुलिस की कस्टडी में इस प्रकार से जा रहा है तो क्यों इतनी चूक हुई, इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। आज फिर ये किस्सा हुआ है। मुझे लगता है कि एक तो पुरानी गलतियों से इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है और आज जो कुछ हुआ है उससे ये पता लगता है कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। ये भी इंटेलिजेंस का फेलियर है, जिसको कि पुलिस के लिए ही मैं कहूँगा कि उनकी गलती है। उनको जानकारी होनी चाहिए कि किसके लिए क्या खतरा है और उस खतरे के मुताबिक ही
पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि वो व्यक्ति बचा रहे, उसके ऊपर कोई भी हमला ना हो पाए। हालांकि पुलिस ने कहा जा रहा है कि अपनी ओर से पूरे इंतजाम किए थे। हमने देखा था कि 10 पुलिस वालों की सुरक्षा थी वहां पर। हालांकि पुलिस वालों को भी इसमें गोलियां लगी, वो भी जख्मी हुए हैं ड्यूटी करते हुए। आलोक जी, वो बात सही है कि पुलिस वाले ऐसे मसलों में अक्सर घायल हुआ करते हैं जहां शूट आउट हो जाए। इसमें भी हुआ। पुलिस वाले का घायल होना भी एक तरह से कमजोरी है पुलिस की, क्योंकि पुलिस को जो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि न सिर्फ वो अपराधियों से निपट सके बल्कि खुद भी सुरक्षित रहे, क्योंकि पुलिस की सुरक्षित रहना पूरी जनता के लिए एक यकीन का बायस बनता है। उसके आधार पर लोग सोचते हैं कि जब पुलिस सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। अगर पुलिस अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाती है तो उसका अच्छा मैसेज नहीं जाता है। शरद जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे, महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि कौन मारा जा रहा है ये सवाल नहीं है, कहां मारा जा रहा है, किन परिस्थितियों में मारा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, इसमें कानून व्यवस्था के बारे में तो भगवान ही मालिक है जो आजकल स्थिति है। और सबसे बड़ा ताज्जुब यह है कि उसके बाद सरकार ये क्लेम करती है चिल्ला चिल्ला के कि हमारी जैसी कानून व्यवस्था पूरे देश में नहीं है और शायद विश्व में नहीं है। ये क्लेम किया जाता है। ये हर बार जब जब इस तरह के कांड होते हैं, चाहे वो अतीक अहमद और उसके भाई का पुलिस हिरासत में, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के घेरे में एक सरकारी अस्पताल के अंदर होता है, या जो अभी इसका हुआ है कल वाला लखनऊ का कांड, और इसके अलावा और भी कई इंसिडेंट्स हैं जहां बाकायदा, और हो क्या गया है, पुलिस इस तरीके का टूल बन चुकी है। यहाँ पे एक तो करप्शन बहुत है, दूसरा पुलिस में इस तरीके का वो बन गया कंप्लीटली, वो स्लेव्स हैं टू पॉलिटिकल डायरेक्शन। ये ठीक है कि हमेशा पॉलिटिकल रेजिम्स जो हैं वो रहती हैं और पॉलिटिकल रेजिम को सलाम करना और ड्यूटी बजाना उनका काम है, लेकिन नाजायज ऑर्डर को फॉलो करें। क्योंकि ये जो हुआ है ये दो ही सूरतों में हो सकता है, या तो पुलिस कंप्लीटली निष्क्रिय हो चुकी है, कंप्लीटली मतलब नॉन एग्जिस्टेंट पुलिस हो गई है, तब हो सकता है, या पुलिस जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाती है, ये मान लें, या फिर तीसरी वजह हो सकती है जहां कहीं से डायरेक्शन मिलते हैं कि आंख बंद कर लो, दूसरी तरफ देखो। पर ऐसा नहीं है शरद जी, जैसा मैंने सवाल आलोक जी से भी पूछा, सुरक्षा का इंतजाम था और पुलिस वालों को गोलियां भी लगी। हमने देखा था कल जो तस्वीर आई थी, एक पुलिस वाले को गोली लगी है, लंगड़ाते हुए जा रहा है, उसको जो है बाकी साथी सहारा दे रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसमें मासूम जो है वो भी शिकार हुए, आम लोग भी शिकार हुए, एक बच्चा भी जो इसमें घायल हुआ है। देखिए अखिलेश मैं पॉइंट आउट करूं, ये फर्क है, उस मासूम को जो गोली लगी है वो एक्चुअल गोली लगी है, जिस तरह दिख रहा है उसको, जिस तरह की उसकी कंडीशन में सीरियस है, पुलिस वाले के पैर में लगी है। और आपको मालूम होगा कि कई बार जब स्टेज मैनेज होती हैं चीजें तो एक गोली आसपास लगती भी है जिससे कि कोई नुकसान ना हो। वो सिर्फ पैर से लंगड़ा रहा है, उसको दो लोग पकड़े हुए चले जा रहे हैं, वो ना भी पकड़े तो भी चला जाता, जो पुलिस वो बुलेट स्क्रैप करके जा रही है। दूसरा होता है मारना। आपने अतीक अहमद वाले में भी देखा, वो तो पूरा विजुअल्स आए थे कि किस तरह से पुलिस वाले खड़े हुए हैं जेब में, मतलब बिल्कुल छोड़ करके, कोई पिस्तौल की एक शूट आउट हो रही है उनकी मौजूदगी में, उनके बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, और पुलिस वाले के जेब में भी हाथ नहीं जा रहा कि पिस्टल निकाले, होल्स्टर में भी हाथ नहीं जा रहा। ये क्या दर्शाता है? वैसे ही इस वाले केस में भी हुआ है। इतनी पुलिस खड़े रहने से कुछ नहीं होता है यूपी में। खैर मुझे लगता है शरद जी, हम एकदम इतने बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए कि जांच क्या होगी। हम इतने इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते जी, आरोप नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, बस खाली मैं बोल रहा हूँ। या तो ठीक है, एसआईटी का गठन किया गया है, मुझे लगता है उसी जांच का भी पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। अश्विनी जी, आपको लाना चाहूंगा चर्चा में। एक छोटी सी बात और जी शरद जी, इस तरीके की आज से बहुत साल पहले इसी तरह से एक बड़ी शूट आउट हुई थी और उस टाइम गवर्नमेंट ने, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि एसओपी बनाए, और यहाँ पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को, जो आजकल एडीजी है, उन्होंने उसका एसओपी बनाया। वो आज तक एसओपी ठंडे बस्ते में किसी ने फॉलो नहीं किया कि इस तरह के मामले में कैसी सुरक्षा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो ये सब अभी गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं, थोड़े दिन बाद ये सब ठंडे बस्ते में चले। बिल्कुल, ये बात शरद जी आलोक जी भी कह रहे थे, आलोक जी पूर्व डीजीपी, उन्होंने भी यही बात कही कि हम जो पुरानी घटनाएं होती हैं उनसे सीखते नहीं, और शायद यही कारण है कि इस तरह की नई घटनाएं लगातार होती जाती है। अश्विनी जी को
लाना चाहूंगा, काफी धैर्य के साथ काफी देर से इस चर्चा को सुन रहे हैं। अश्विनी जी, वकील खासे नाराज और होना भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट रूम जहां पर की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, वहां पर इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल, देखिए वकील उसी जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट होता है। जैसे पुलिस प्रोटेक्ट करती है लाइफ और लिबर्टी के एक इंडिविजुअल की, तो उसकी लाइफ और लिबर्टी स्टेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा एनकरेज ना हो, उसके लिए लॉयर जो है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें बड़ा भूमिका निभाता है। अब गवाहों की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा, जजेस की सुरक्षा, लाखों लोगों की सुरक्षा, आदरणीय अखिलेश जी समझिए कि अगर अदालत किसी व्यक्ति, जो अदालत एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो फ्री एक्सेस, यानी कोई व्यक्ति न्याय लेने के लिए जाता है ऐसे केस में जहां पुलिस ब्रुटैलिटी हो, इनजस्टिस हो, स्टेट के राइट्स जो है स्टेट ऑफिसर्स एनकरेज कर रहे हो, तो आम आदमी को न्याय प्रदान करने के लिए, न्याय लेने के लिए एक ऐसी संस्था है, वो अदालत है। यानी अदालतें सार्वजनिक स्थान है, और सार्वजनिक स्थान पर आम आदमी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर प्रश्न खड़ा होगा। दूसरा, वकील ऐसी एक उस संस्था का एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और वो वहां पर फ्री जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अपना बड़ा योगदान देता है, बिना डरे हुए, निर्भीक होकर के, और हर किसी के साथ खड़ा होता है। ये जो घटना है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आप आदरणीय अखिलेश जी याद करिए कि जुलाई 2021 में झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े ऑटो रिक्शा द्वारा जिला जज को कुचला गया। हाँ। उसके अलावा आप साकेत में देखिए कि किस तरीके से साकेत कोर्ट में अटैक हुआ, दिल्ली के साकेत कोर्ट में भी हाल ही में हुआ, रोहिणी कोर्ट में अटैक हुआ, कड़कड़डुआ में अटैक हुआ, रविंदर भूरा को मेरठ कोर्ट से मार दिया गया, नवनीत सिकेरा जी उस समय एसपी थे मेरठ जोन के। इस तरह के शूट आउट कोई पहली बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उन अदालतों में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, तो मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास उठेगा, और जनता से सबसे बड़ा विश्वास उठने का गैंगस्टर्स के खिलाफ जो अखिलेश जी गवाही देने लोग जाते हैं, उनके जीवन को गंभीर खतरा पैदा होगा। और ऐसे मामले जहां जांच मुकदमे के दौरान विचारण के लिए गवाह जाते हैं, उनके परिवार के लोग जाते हैं, प्रतिष्ठा उनकी लगी होती है, संपत्ति की उनकी बात होती है, वहां आएंगे लोग, शूट आउट करके चले जाएंगे। इसलिए यह इंश्योर करना पड़ेगा कि न्यायाधीशों की, अदालतों में वकीलों की, वादियों की, न्यायालय परिसर की, न्याय वितरण प्रणाली में शामिल व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय हो। अब आप ऐसे केसेस में देखिए कि अदालतों से अगर सुरक्षा नहीं होगी तो फाइलें गायब हो जाएंगी। अभी हमने मुख्तार अंसारी के केस में देखा कि किस तरीके से जिरोक्स कॉपी के बेसिस पर सजा हुई, ओरिजिनल फाइल ही खत्म हो गई। तो यानी अदालतों की सुरक्षा स्टेट की जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूं कि पुलिस की प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है अखिलेश जी, क्योंकि लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की शपथ पुलिस लेती है, इंडिविजुअल को बचाने की शपथ पुलिस लेती है, जनता के लिए खड़े होने की शपथ पुलिस लेती है। और निष्कर्ष पर पहुंचना शरद जी की, देखिए उस बात से मैं सहमत नहीं, क्योंकि वकील के वेश में आए, वकील बड़ा सम्मानित और गरिमा वाला व्यक्ति होता है। अगर कोई उसके वेश में, वकील की ड्रेस में अंदर आ जाता है, तो ये आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही एक मर्डर दिल्ली में भी आपने देखा था, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट में इसी तरह का हुआ था, साकेत के कोर्ट में भी हुआ था। तो इसलिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि समुचित जो है वहां पर न्याय भी लोगों को मिले और अदालतों की सुरक्षा भी। आलोक जी, जाते जाते मैं आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कोई सुझाव आए हैं? पुलिस जो है तहकीकात तो करती है, जांच कमेटियां बनती, सिफारिशें होती हैं, लेकिन क्या आधुनिक तकनीक के इस दौर में इस तरह की बातें सुनिश्चित नहीं की जा सकती कि जो पेशी है वो फिजिकल करना ही जरूरी है? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पेशी हो सकती, ताकि इस तरह के जो मौके मिलते हैं हत्यारों को, उन मौकों को ना दिया जाए, उनको अवॉइड किया जा सके? आपने बहुत अच्छी बात कही। इस बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि अदालतों में ज्यादा से ज्यादा आईटी का इस्तेमाल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और अगर ऑनलाइन किसी की मौजूदगी हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसकी वजह से एक तो हमारी अदालत है, कभी लखनऊ के अदालत में जाइए आप, वहाँ इस कदर भीड़ रहती है कि पुलिस का काम बहुत मुश्किल है। किस किस की सुरक्षा करे? वकील के भेस में अगर कोई आ गया है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसकी जानकारी करना बहुत मुश्किल काम है। और ये बहुत जरूरी होता है पुलिस की सफलता के लिए कि वो पहले से जाने के क्या हो सकता है। तो एक तो ये है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जो भी वहां पर तरीका अपनाया जा रहा है उसको इम्प्रूव किया जाए। दूसरी चीज ये है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आए उसका एक हिस्सा ये भी रखा जाए कि क्या इस सुरक्षा में चूक को
कम किया जा सकता है आगे के लिए, और अगर हाँ तो कैसे। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले कहा, पुरानी भूल से सीखना बहुत जरूरी है, उससे आगे भूल ना हो। ठीक है शरद जी, आपकी टिप्पणी। जो बात अश्विनी जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये केवल यूपी का मामला नहीं है, झारखंड का में भी हुआ, एक जज को मार के चली गई गाड़ी, यहाँ पर दिल्ली में साकेत कोर्ट में हुआ, कड़कड़डुमा कोर्ट में हुआ। तो ये एक बड़ी समस्या है, केवल एक राज्य की समस्या नहीं है। ये सही है, लेकिन जिस रफ्तार से यूपी में होता है, जिस फ्रीक्वेंसी से यूपी में होता है, आप भूल गए हैं कि अभी थोड़े दिन पहले जो उमेश पाल कांड हुआ था, वकील भी थे वो, प्रॉपर्टी डिलीवरी, लेकिन वकील भी थे, और इलाहाबाद में वो प्रोटेक्टेड थे, उनके पास बाकायदा गनर, शैडो सब उनके पास थे, और उस मौजूदगी में अतीक अहमद के फैमिली के बेटे ने आके बम फेंक दिया। तो ये दर्शाता है कि सिक्योरिटी का जो सिस्टम है बहुत कमजोर है, सिक्योरिटी की कोई ड्रिल्स नहीं है जो फॉलो नहीं होती हैं, और ये बड़ी कैलस एटीट्यूड है पुलिस का। बिल्कुल। अश्विनी जी जाते थे, संक्षेप में आपसे जी अश्विनी जी जाते थे, क्या कोई बातचीत हुई है सरकार के साथ वकीलों की कि आगे इस तरह घटनाएं ना हो, सुरक्षा का कोई आश्वासन मिला है, कोई नए इंतजाम करने की बात हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी एक सबसे अच्छी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका लोगों के साथ जो सामंजस्य है और लॉ एंड ऑर्डर स्मूथ करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो प्रभावी कदम होते हैं वो वहां उठाते हैं। तो वहां बात चल रही है, लेकिन एक पुख्ता, एक ऐसा प्रोटेक्शन, ऐसा प्रोटेक्टिव लॉ बने, या ऐसी चीजें हो जिसमें सीसीटीवी फुटेज, बैगेज स्कैनर, हैंडलेड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, ऐसी चीजें हर अदालतों में लगे ताकि आम आदमी को सुरक्षा मिले। बातचीत चलती रहती है, लेकिन एक घटना के बाद सीखते नहीं है, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इंश्योर करने की जरूरत है कॉन्क्रीट जो है जब तक कार्य नहीं हो और दिशा निर्देश के साथ उस पर अमल हो, उसके लिए बात चल रही है। इसीलिए वकील जो है वहां पर आंदोलनरत भी है। ठीक है, शुक्रिया आपका अश्विनी जी। शरद साहब आपका भी, और आलोक जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। श्रद्धा वालकर से भी भयानक हत्याकांड इसे कहा जा रहा है, जिसमें शव के टुकड़े करके कुकर में पकाने और मिक्सी में पीसने जैसी बातें सामने आ रही हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस के मुताबिक 56 साल के मनोज साने और मृतक सरस्वती वैद्य दोनों ही 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इमारत में रहने वाले पड़ोसी को उनके घर से बदबू आने पर सोसाइटी वालों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता कायजुकर की सोसाइटी है। वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजो हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वरुपुटी कर रहे हैं। खबर बिहार से, जहां रोहतास जिले में एक पुल के 2 खंभों के बीच फंसे 12 साल के लड़के को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह बच्चा बुधवार दोपहर को इन खंभों के बीच फंस गया था। तब से उसे निकालने की कोशिशें की जा रही थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी। इस दौरान पाइप के सहारे बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची को 3 दिन चले रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने उसे रोबोटिक टेक्निक से बाहर खींचा। बच्ची कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। फिलहाल उसे एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल ले जाया गया है। वह 150 फीट की गहराई पर फंसी थी। सृष्टि नाम की 3 साल की यह बच्ची मंगलवार दोपहर खेलते खेलते खेत में बने बोर में गिर गई थी। उस वक्त वह 29 फीट गहराई पर अटक गई थी, लेकिन रेस्क्यू के दौरान हुई खुदाई के कंपन से वह नीचे खिसकती गई। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ
और आर्मी की टीमें रेस्क्यू में जुटी थी। गुरुवार को सुबह 9 बजे दिल्ली की रोबोटिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया। रोबोटिक टीम ने शाम करीब 5:30 बजे बच्ची को बाहर निकाला। और बेंगलुरु में वार्षिक आम मेला चल रहा है। ये मेला 11 जून तक चलेगा। विधानसभा चुनाव के कारण ये मेला 1 महीने की देरी से शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग तरह के आमों की वैरायटी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर साल आम मेले का आयोजन किया जाता है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से किसान अपनी पैदावार लेकर यहाँ आते हैं। आज हम आपको बताएंगे स्थानीय वैरायटीज के बारे में। हमाम पसंद यहाँ काफी लोकप्रिय है। एक जमाने में इसे शाही आम कहा जाता था क्योंकि राज परिवारों की ये पसंद हुआ करता था। ये दक्षिण की वैरायटी है, अपनी वजन और मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। ये मलिका है, लोग इसे काफी पसंद करते हैं। नीलम और दशहरी का ये हाइब्रिड वर्जन है। कर्नाटका में आम के मौसम में आप कहीं भी जाएं, मलिका आपको सबसे पहले और सबसे ज्यादा हर जगह मिलेगा। रसपुरी कर्नाटका की एक खास वैरायटी है। हालांकि महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर इसकी पैदावार होती है। महाराष्ट्र में इसे पेरी आम के तौर पर जानते हैं। यहाँ लोग इसे काफी पसंद करते हैं। और आम मेला है तो आम के चाहने वाले भी काफी हैं यहाँ पर। एक साहब मिले, विनोद साहब। इनका कहना है कि हर साल यहाँ आते हैं और अपने पसंद का आम अपने लिए, परिवार के लिए लेकर के जाते हैं। आपका पसंदीदा आम कौन सा है? हम लोग ज़्यादातर बादामी पसंद करते हैं। काफ़ी मीठास होता है और बच्चों को भी खाने में बहुत आनंद आता है। और यह है अल्फोंसो, अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। 16वीं सदी में पुर्तगाल इसे देश में लेकर आए थे और तब से अब तक इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। लेकिन आपके बंगाल में तो बहुत अच्छा मालदह मिलता है। हाँ, मालदा है, तो आपका हिमसागर है। ये भी अच्छा, तो ये सब आप लोग को मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? बात चला जाएगी। पैदावार कम हुई और विधानसभा चुनावों की वजह से ये मेला 1 महीने देर से शुरू हुआ। ऐसे में जहां पहले 100 से 120 के आसपास स्टॉल लगा करते थे, इस साल सिर्फ 40 स्टॉल्स ही लगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।